नमस्ते दोस्तों, आइए कहानी चरित्रहीन के अगला भाग को सुनते हैं। कहानी चरित्रहीन के पिछले भाग में हमने सुना कि नयनतारा के बॉस वरुण कपूर अपने सभी स्टाफ को अपने घर डिनर पे बुलाते हैं। नयनतारा को भी बुलाते हैं। सभी स्टाफ नयनतारा के साथ वरुण कपूर के घर डिनर पे जाते हैं। आइए अब इस कहानी के अगले भाग को सुनते हैं। तो कहानी के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। नयन डिनर के बाद ऑफिस की पार्टी से घर आ गई थी। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो सब कुछ काफ़ी बदला बदला था। सारे स्टाफ के लोग उसे बधाई दे रहे थे। नयन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। आखिर थोड़ी ही देर में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। अब वो नॉर्मल सेल्स गर्ल नहीं बल्कि सभी सेल्स गर्ल की मेन हेड बना दी गई थी। नयन को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसका प्रमोशन हो गया। वरुण कपूर भी उसके पास आए और नयन को बधाई दी। वरुण कपूर की नज़र में न जाने क्या कशिश थी। नयन भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मिस नयनतारा, आपके काम से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आपके कस्टमर से डील करने की स्कीम काफ़ी अच्छी है। इस वजह से आप ये पोस्ट रिजर्व करती हो। थैंक यू सर। डोंट कॉल मी सर, जस्ट वरुण जी। नयन अपने काम में लग गई। वरुण कपूर के वहाँ से जाने के बाद कुछ लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बड़ी आई हेड बनने वाली, हम तो इससे पहले से काम कर रहे हैं, हमें तो हेड नहीं बनाया। ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे हेड बना दिया? मुझे तो लगता है बॉस को खुश कर दिया इसने। हाँ हाँ हाँ। नयन उसकी बात सुनकर काफ़ी उदास हो गई, फिर भी अपने काम में लगी रही। पूरा दिन कोई न कोई उसके बारे में उल्टी सीधे बातें कर रहे थे, पर नयन उसकी बातों को कोई जवाब नहीं देती। पर हद तो तब हो गई जब नयन से पहले जो लड़की हेड थी उसने गुस्से में नयन के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों के समझाने पर वो चुप नहीं हुई, पर वही सारी बातें जो पिछले जीवन में घटी थी कहीं न कहीं यहाँ भी दोहरा रही थी खुद को। शाम को नयन ऑटो लेकर घर जा ही रही थी कि वरुण अपनी कार लेकर उसके पास आ गया। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। अगर नहीं माना तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है सर। नयन वरुण की कार में बैठ गई। डैट्स गुड। तुम कहाँ से हो? एक बार के लिए नयन डर गई कि कहीं मेरे अतीत का कुछ तो पता नहीं है। डोंट वरी, ऐसे ही पूछा। तुम काफ़ी शांत रहती हो, ज़्यादा बोलती नहीं। नहीं सर, बस ऐसे। फिर से सर, वरुण बोले। पार्टी में तुम काफ़ी अच्छी लग रही थी। वरुण की तारीफ से नयन को अच्छा तो लगा, पर आदमी जात पर उसका भरोसा उठ चुका था, इसीलिए कुछ भी सोचना उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हारी कस्टमर डीलिंग की वजह से काफ़ी कस्टमर बार बार आते हैं, इस वजह से तुम हेड के पोस्ट के लिए परफेक्ट लगी मुझे। थैंक यू सर। फिर सर, सॉरी। थैंक यू वरुण, ये सही लगा मुझे। अगर बुरा न मानो तो कॉफ़ी हो जाए? आज नहीं वरुण जी, मुझे थोड़ा काम है। ओके, जब तुम कहो। नयन का घर आ गया तो वो उतर कर चली गई। वरुण उसे काफ़ी देर तक देखता रहा। इधर नयन के मकान मालिक ने नयन को उस आदमी के साथ आते देखा तो उसकी भी आंखें ऊपर चढ़ गई। धीरे धीरे ही सही नयन और वरुण दोनों दोस्त बन गए थे। ऑफिस में सब जो भी कहे, पर दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे गलत कहा जा सके। पर जमाने की नज़र में एक लड़का एक लड़की दोस्त हो ही नहीं सकता। पहले कुछ लोग ही नयन के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, अब सब उसे गलत बोलने लगे थे। सबको लग रहा था वरुण और नयन के बीच कोई न कोई बात तो है, वरना पूरे ऑफिस में वरुण केवल नयन को ही इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देता है। पर यह बात सबसे ज़्यादा उस लड़की को काट रही थी जो नयन के पहले हेड थी। उसने नयन के बारे में पता लगाने के लिए ठान ली। इस बीच नयन और वरुण मिलते, कॉफ़ी पीते, अब हर संडे दोनों का साथ बीतने लगा। कभी नयन जब मालिनी के बारे में पूछती तो वरुण कहता कि मालिनी और उसके बीच कुछ भी नहीं, शादी हुई पर मन न मिलने की वजह से वो दोनों अब तक
बस साथ है, पर प्यार नहीं। उन दोनों के बीच नयन को समझ ही नहीं आता वो इस बात पर खुश हो या नाराज। पर जो भी था, नयन को वरुण अच्छा लगने लगा था। पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। इधर नयन के ऑफिस के वो लड़की नयन पर नज़र भी रखती और साथ ही साथ वरुण और नयन की तस्वीरें भी निकालती, जिससे वो उसे बदनाम कर सके। 2 महीने निकल गए थे। नयन की लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी। एक घर था, जॉब थी, चंपा थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और अब तो वरुण भी था। नयन को लगता कि वरुण कितना अच्छा है और कितना गलत हुआ उसके साथ। उसकी बीवी है पर दोनों के बीच प्यार नहीं। दुनिया में सब इतना अजीब क्यों है? पर अब नयन और वरुण एक दूसरे के साथ थे। नयन की तरफ से ये दोस्ती थी, पर वरुण की नज़र में न जाने क्या था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अब वरुण नयन के घर में भी जाने लगा था। यूँ तो दोनों के बीच दोस्ती का ही नाता था, पर वरुण की आंखों में नयन को अपने लिए प्यार नजर आता था। पर एक अकेली औरत की ज़िंदगी में सब कुछ इतना अच्छा और नॉर्मल हो ही नहीं सकता। फिर जब वो विधवा हो और इतने सारे पड़ाव से गुजर रही हो, और वो मनहूस दिन आ ही गया। आज संडे था और हर बार की तरह वरुण नयन के साथ उसके घर गया था। चाय नाश्ते के बाद बातचीत करते करते वरुण ने नयन को इधर उधर छूने की कोशिश की। नयन जब तक कुछ समझती तब तक वरुण उसकी तरफ झपट पड़ा था। नयन ने अब देखा न तब बस भाग के गेट खोला और बाहर निकली तो बाहर मालिनी खड़ी थी। नयन को यूं बदहवास देख और अंदर पीछे की तरफ वरुण को देखा, वो आग बबूला हो गई। आप क्यों? मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमने। यहाँ आने का हक सिर्फ मेरे पति को ही दिया है। ये कहते कहते मालिनी घर के अंदर घुस आई। शर्म नहीं आई तुम दोनों को यहाँ ऐसे रंगरलियाँ मनाते हुए? वरुण, तुम्हें एक बार भी मेरा और बच्चे का ख्याल नहीं आया? बच्चे नयन के लिए एक झटका था। हम दोनों ने जब भाग के शादी की थी तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे करोगे। आप दोनों की लव मैरिज है। एक और झटका लगा नयन को। इस धंधे वाली के लिए मुझे धोखा दिया। जवाब को लगाम दीजिए मालिनी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तभी मालिनी ने वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें नयन के पुलिस स्टेशन में पकड़े जाने की बात लिखी थी। जो तुम हो मैंने वही बताया, समझी? मेरी अच्छाई है कि पुलिस को अब तक नहीं बताया। तुम्हारे मकान मालिक को तुम्हारी अच्छाई का सबूत दे दिया है। मालिनी वरुण की तरफ बढ़ती कि वो मालिनी के पैर में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। मालिनी ने उसे माफ़ कर दिया और बाहर निकल गई। वरुण भी जाने लगा और जाते जाते उसने नयन से कहा, छी, धंधे वाली होकर नाटक करती है। ये नयन के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस पर भरोसा किया, अपना समझा, उसने इस तरह का जाल बुना मेरे लिए। नयन का दिल अब दुनिया से फट चुका था। थोड़ी ही देर में मकान मालिक ने भी उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। पड़ोसी भी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक बार फिर जहाँ से उसने शुरुआत किया था वो उसी जगह आ गई थी। पर अब बर्दाश्त की इम्तिहान थी। नयन ने अब आत्महत्या का फैसला कर लिया था। दुख दुख और दुख, अब बस बहुत हो गया। जब ये जिंदगी ही नहीं रहेगी तो दुख कहाँ से आएगा? नयन बिना कुछ सोचे मुंबई के सड़कों पर बदहवास बढ़ गई। आने जाने वाली गाड़ियां हॉर्न मार के रास्ता बदल देती। पर जो मर नहीं गया हो उसे मौत से क्या डर? पर मरना क्या इतना आसान है? नयन वरुण द्वारा किए गए छल से बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी और आंखों से गिरते आंसू जो उसकी ज़िंदगी का दर्द बयान कर रहे थे। तभी एक जोरदार टक्कर और नयन वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। रात से अगला दिन आ गया। नयन ने अपनी आंखें खोली। खूब सुंदर सा घर, आलीशान, हर तरफ हीरोइन सी फोटो लगी थी। नयन ने उठने की कोशिश की तो हाथ में दर्द हुआ। लेटी रहिए मोहतरमा। एक 30-32 साल का आदमी जो काफ़ी रईस लग रहा था, हाथ में कॉफ़ी मग लेकर नयन के पास रखी कुर्सी पर बैठा। मैं यहाँ
दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस इरादे से बदहवास होकर सड़क पर निकली थी वो हुआ नहीं। आपको कैसे पता? अरे हम इंसान की उम्र और शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। वैसे जनाब को कबीर खान कहते हैं। और क्या मैं जान सकता हूँ आप मरने के लिए इतनी उत्साहित क्यों थी? नैन ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर एक आदमी उसके सामने था। नैन कुछ कहते इससे पहले ही एक नैन की ही उम्र दराज औरत कमरे में आई। कुछ बताया इन्होंने कबीर? नहीं डॉली, अभी तक तो कुछ नहीं। तुम ही पूछो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। नैन उठ बैठी। तो औरत डॉली काफ़ी गहरे रंग की औरत थी। उसने आकर नैन को उठने में मदद की और नैन को कॉफ़ी देते हुए बोली, तुम कल रात हमारी कार से टकरा गई थी। मैं और कबीर हम दोनों भाई बहन हैं। कल हम जब अपने काम से आ रहे थे तभी वापसी में तुम मिल गई। हाँ, पर तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? तुम्हारा कुछ सामान भी मिला है, ये देखो यहाँ है सब कुछ। डॉली ने नैन को उसका सामान दिखाते हुए कहा, पर नैन के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, नैन ने कहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओ फिर चली जाना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नैन तारा। वाह, काफ़ी यूनिक नेम है आपका मोहतरमा। कबीर ने थोड़ा मजाक किया जिससे नैन का मूड सही हो गया। नैन ने कॉफ़ी पी ली, पर कॉफ़ी पीते ही उसे फिर नींद आ गई। डॉली और कबीर हम उम्र ही थे। दोनों ही अपनी एक कास्टिंग एजेंसी चलाते थे। यही उसका रोजगार था। नैन का पिछली रात उनकी कार से एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से दोनों ने नैन को बचाया और अपने घर ले आया। ये एक तरह का चमत्कार ही था नैन के लिए, जो इतनी बड़ी रोड पर भी मरने की जगह बच गई थी। दोनों ही नैन को वापस घर भेजने के लिए पता पूछ रहे थे, पर नैन ने जब कह दिया कि उसका कोई पता ही नहीं तो दोनों में किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों अपने काम में लगे थे। इधर नैन को तो आदमियों से नफरत हो गई थी। दुनिया में अब तक मिला हर आदमी उसे छलने ठगने ही तो बैठा था। अब कैसे अपनी ज़िंदगी में आए इन धोखों को भूल जाए वो। दोपहर हो गई थी। नैन वैसे ही बिस्तर पर लेटी थी। तभी डॉली फिर कमरे में आई। नैन तारा, उठ जाओ और कुछ खा लो। नैन उठ बैठी, पर कुछ खाने का मन नहीं हुआ। तब डॉली ने उसे नहाने की सलाह दी, जिससे उसे फ्रेश महसूस हो। नैन बस बिना कुछ बोले अपना कपड़ा लेकर नहाने चली गई और बाथरूम में नल खोल के खुद पर पानी गिराती रही। पहले नीरज, फिर पापा, फिर जीजा जी, फिर मखीजा, ऊपर से ये समाज और अब ये वरुण। क्यों बच गई हूँ मैं जिंदा सिसकियों के बीच? नैन यही सोच रही थी। मेरा होना ना होना बेकार है। मैं क्यों दुनिया में आई हूँ? अब मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं जीने का है। काफ़ी देर तक नैन रोती रही, सोचती रही और फिर वो बाहर निकली तो उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। डॉली समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने सहानुभूति दिखाते हुए एक बार नैन से बात करने की ठानी। देखो नैन तारा, मुझे नहीं पता तुम सुसाइड करने क्यों आई थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर नैन इस दुनिया में किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। किसी को पैसे की दिक्कत है तो किसी को परिवार की, किसी की बच्चे नहीं है तो किसी का पति नहीं, पर इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इसे रोते हुए बर्बाद करने से अच्छा अपने लिए जिया जाए। एक बार को नैन की आंखें चमक उठी, पर दूसरे ही पल उसका अतीत उसके धोखे आंखों के सामने आ गई। देखो नैन, तुम घबराओ मत। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और मुझे बता भी सकती हो अगर मन हो तो। नैन तारा डॉली के पास बैठ गई। आप बहुत अच्छी है दी, मैं आपको दी कह सकती हूँ ना? अरे बिल्कुल नैन। नैन ने अपने दिल को खोलने का फैसला कर लिया था। उसने शुरुआत से लेकर अपनी पूरी कहानी डॉली को बता दी।
डॉली ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। नयन, हिम्मत मत हारो। हम औरतों की ज़िंदगी में बचपन से ही संघर्ष समाया होता है। हर पुरुष एक समान नहीं होता। नयन, पर तुम्हारा दुर्भाग्य कि जो पुरुष तुम्हारी ज़िंदगी में आए सब कमीने ही निकले। पर हम औरतों को उन पर आश्रित होने की ज़रूरत ही क्या है। जो हमारे साथ हुआ है ना नयन, मैं भी उसकी भुक्तभोगी हूँ। इसीलिए रात को ही मैंने तुम्हारे आंखें पढ़ ली थी। आप? हाँ नयन, मेरी शादी भी 17 साल की उम्र में हो गई थी। पर मेरे पति मरे नहीं थे, बल्कि लड़का न दे पाने की वजह से उसने मुझे 21 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। मेरे पिताजी को भी बेटियां नहीं पसंद थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में जैसे तैसे मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया था। पर पति उनसे भी 2 कदम और आगे था। शादी के 5 साल में मैंने नरक की याचना भोगती है। जैसे आज तुम सड़क पर मौत की आशा में निकली थी, मैं भी अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए घर से निकलकर एक अंधेरी रात में घूम रही थी। पर घर से बाहर निकलने का मतलब है खुद ब खुद भेड़ियों के मुंह में जाना। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, पर मेरे लिए मायके के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। वो तो अच्छा हो कबीर का, जिसने मुझे उस रात उन दरिंदों से बचाया और अपने घर में शरण दी। कबीर चाहता तो वो मेरा फ़ायदा उठा सकता था, पर उसके संस्कार ऐसे नहीं थे। उसने मुझे पढ़ने में, खुद नौकरी करने में मदद की, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब कबीर के वजह से। नयन, ये सब समझने का मेरा बस एक मकसद था कि दुनिया का हर पुरुष गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोग की गलती के लिए पूरा समाज बदनाम हो जाता है। देखो नयन, तुमने मुझे दी कहा है, इसीलिए तुम अब परेशान मत हो और अपनी ज़िंदगी की नई और बेहतर शुरुआत करो। यही सही मायने में थप्पड़ होगा उन तमाम लोगों के लिए जो हम जैसी अकेली स्त्रियों को चरित्रहीन कहने से हिचकते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं, जबकि खुद अंदर से अपने चरित्र को नहीं देखते। हाँ दी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं हार नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात। चलो नीचे चल के खाना खा लेते हैं। मैं कबीर से तुम्हारे काम के लिए बात करूंगी। जो हुआ वो हुआ, अब और दुख नहीं। अब अपने दुख को सुख बनाने का समय आ चुका है। नयन के अंदर भी आत्मविश्वास आ गया था। डॉली की बात सुन दोनों नीचे आ गई। कबीर पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रहा था। खाना खाते हुए ही कबीर से डॉली ने नयन के काम के बारे में और घर पर रुकने के बारे में बात की। कबीर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, और रही काम करने की बात तो नयन डॉली को असिस्ट करने का काम कर लेगी। डॉली मुस्कुरा उठी, पर नयन की आंखों में अब भी आंसू थे। ये भगवान का ही शुक्र था कि जब भी नयन के सामने कोई मुसीबत आई, भगवान ने मदद के लिए किसी न किसी को हमेशा नयन के पास भेजा। 1 हफ्ते बीत गए थे। नयन डॉली और कबीर के साथ काम सीखती और मदद करने की कोशिश करती। कबीर की कास्टिंग एजेंसी थी, ऐसे में कई फोटोग्राफर और मॉडल्स उसका मिलना जुलना होता रहता था। वे लोग घर भी आया करते थे। डॉली को भी कबीर ने अपने एजेंसी में लगा रखा था, और अब नयन को भी। धीरे धीरे सब सही हो रहा था। कबीर की गर्लफ्रेंड सोफिया भी घर आया जाया करती थी कभी कभार। वो एक मॉडल थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक दिन कबीर से मिलने कोई फोटोग्राफर आया। उसकी उम्र यहीं कोई 26-27 साल की रही होगी। कबीर उस वक्त कहीं बाहर गया था। डॉली नहा रही थी तो दरवाज़ा नयन ने खोला। जी। लड़का बस नयन को ही देखता रह गया। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? लड़का बिना कुछ कहे बस खड़ा रहा। तभी डॉली बाहर आ गई नहा के। अरे आओ आओ नील, नयन अंदर आने दो नील को। नयन एक तरफ हट गई। नील अंदर आ गया और आते ही डॉली से बोला, ये क्या आजकल मॉडल को घर पे भी रोकने लगे हो? नहीं नील, वो मॉडल नहीं बल्कि नयन है। नयन? ये नील है, फोटोग्राफी करता है। नयन नील को बिना देखे अंदर चली गई और 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक दिया और फिर ऊपर आ गई। यार डॉली, ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है। एक काम करो ना, मैं एक इंडियन साड़ी की शूट कर रहा हूँ, इसे मॉडल की जगह ले सकते हैं। आंखें देखो इसकी, बिल्कुल कमल की तरह है।
नील, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वैसे तुम उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। ये बताओ, यहाँ आने का कारण क्या है? अरे बस वहीं, मुझे कुछ मॉडल्स चाहिए थी तो कबीर ने कहा आपसे कांटेक्ट कर लूँ। ठीक है, मिल जाएगी मॉडल्स। ओके, तो मैं चलता हूँ। नील नयन को इधर उधर देखता जाने लगा, फिर लौट के बोला, एक बार बात करना शायद मान ही जाए। डॉली उसे देख के हंसी, फिर बोली, ओके बोल दिया। नील चला गया था, पर पहली बार इस तरह सहमी लड़की को देखा उसे कुछ आश्चर्य और कुछ उत्सुकता हुई थी। एक बार फिर नयन की जिंदगी बदलने वाली थी, पर कैसे, जानेंगे हम अगले भाग में। इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले भाग आने तक के लिए नमस्कार।